हेलो फ्रेंड्स, शाम फ़राक फिर एपिसोड 12। हुमैरा मेरी बेटी हमीदा चाची ने इसे अपने साथ लगाना चाहा, मगर वो बदक कर पीछे हट गई और रोते बिलखते चीखते हुए बोली, मत कहें मुझे अपनी बेटी। आपकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा है। आपने रिजा आपी को ताना दिया था ना, इन पर हमेशा जुल्म किया, देख लिया इस जुल्म का नतीजा। आपने किसी की बेटी को ताना देते हुए ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी भी बेटी है, आप भी एक बेटी की माँ हैं। आपकी बेटी भी तलाक बदनुमा दाग लेकर आपके दहलीज पर वापस आ सकती है। बोए अम्मी, क्यों नहीं सोचा आपने? आपने बुरा किया था मेरे साथ, आपका काम आज मेरे आगे आ गया है। अब आप सब मेरे साथ भी वही सलूक करेंगे जो रिचा आपी के साथ करते रहे हैं, क्योंकि तलाक तो मुझे भी मिल गई है और मैं तो सारा जहेज जेवर पैसा सब कुछ गंवा कर आई हूँ। मुझे तो रिजा आपी से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए ना। मैंने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की नहीं की थी, मुझे फिर भी तलाक हुई है। मेरे साथ धोखा क्यों हुआ, बोलिए आप सब, बोलिए अम्मी अब्बू आप। हुमैरा हुमैरा वो बोलते बोलते रोए बिलखते और दम से बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घर घबरा गए, इसकी तरफ दौड़े। रिजा ने भागकर फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर इसका चेकअप किया। सदमे का असर था। डॉक्टर चूँकि फैमिली डॉक्टर और फैमिली फ्रेंड्स भी थे, इसलिए इनसे बात छुपाई नहीं गई। इन्होंने दुख का इजहार करते हुए चंद दवाएं लिख दी और इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया और इसे होश रखने का मशवरा दिया। हुमैरा की तबीयत तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई, लेकिन इसकी गुमगोई अब खामोशी में तब्दील हो गई थी। वो रिजा के अलावा किसी से बात न करती। रिजा ने इसकी बहुत हिम्मत बंधाई। वो इसके कर्ब से गुजर चुकी थी, इसलिए उसके दुख को बेहतर समझती थी और इसकी दिलजोई में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपने साथ वो इसे बाहर घुमाने ले जाती। इसके इम्तिहान शुरू हो गए थे। इसने हुमैरा को भी एमए करने के लिए तैयार कर लिया था और इसे किताबें भी दिला दी थी। वो भी इसकी तरह किताबों में गुम रहने लगी थी। नईम और अजीम साहब ने हुमैरा के साबिक शौहर का पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई सुराग ना मिल सका। हमीदा बेगम तो अपने भावज से खूब लड़ी झगड़ी और इनकी तोसत से रिश्ता हुआ था। इनकी भावज भी लड़ते कुड़कते गुगड़तों से नावाकिफ़ थी, सो अपनी सफाइयाँ पेश करने लगी। हुमैरा की तलाक की खबर पूरे ख़ानदान में बहुत हैरत और अफसोस के साथ सुनी गई। रोज़ कोई ना कोई अफसोस करने चला आया। हमीदा चच्ची को इनकी जल्दबाजी का ताना भी मिलता, हुमैरा से इजहार हमदर्दी भी होता। इसे हुमैरा और रिजा के पास चली जाती, वही इसे अपनी मानूस और गम ख्वार नजर आती। रिजा की मोहब्बत, शफ़क़त और अपनायत पर वो इसके साथ होने वाली ज़्यादती को याद करके रो पड़ती और इसकी खुशियों के साथ दुआएं मांगने करती। रिजा के फाइनल ईयर के इम्तहान ख़त्म हो गए थे। इसके पेपर बहुत शानदार हुए थे, इसलिए वो खुश भी बहुत थी। 2 दिन बाद उज़्मा की शादी हो गई। रिजा ने हुमैरा के साथ इसकी शादी की तकरीबात में शिरकत की। उज़्मा शादी के बाद 1 हफ्ते बाद अपने शौहर के साथ दुबई चली गई और रिजा ने भी बहुत लाहौर के लिए अपना सामान बांध लिया। वो शाम की फ़्लाइट से हमेशा के लिए लाहौर जा रही थी। इसकी जाने का सबसे ज़्यादा दुख हुमैरा को हो रहा था। वो मुसलसल रो रही थी। रिजा ने ख़ुद को बहुत मजबूत बना लिया था और अंदर से टूट फूट और तगयानी और बाहर ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। रिजा बेटी, लाहौर में तुम अकेली कैसे रहोगी? अजीम साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। ताया अब्बू, अकेली तो मैं यहाँ भी रह रही थी। इस वाक़े के बाद किसी ने मुझे काबिल नहीं समझा कि मुझसे पहले की तरह हंस बोल लेता। मैं तो इस घर में एक फालतू और बेकार शय की तरह एक कोने में पड़ी रही हूँ। 2 साल बहुत होते हैं ताया अब्बू, जब बहुत मुझे इंतहा और अकेले ही रहना है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं यहाँ रहूँ या लाहौर में। और जिस मकसद के लिए मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं इसमें मसरूफ़ होगा। मेरे पास तनहा रहने का भी कोई वक्त नहीं रहेगा। मैं पापा का बिज़नेस भी लोग ऑफ़र करूँगी और आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की तवक्कात पर पूरी नहीं उतर सकी। रिजा ने संजीदगी से कहा। सब बेचैनी से उसे देख रहे थे। झूठी अना आड़े आ रही थी और चाहते हुए भी इसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सब लोग इसे मकरूज़ थे, मगर एतराफ़ की ज़रूरत नहीं करते थे। बड़ी हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करें। अपना ख्याल रखना और फ़ोन पर खैरियत से मतला करती रहना। नईम साहब ने इसकी सरबरदस्त शफ़क़त पर हाथ रखना और नरमी से कहा। जी चचा जान, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वो सबको खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी की तरफ लौट आई। काशिफ इसके करीब चला आया और मदहम आवाज़ में बोला, रिजा मत जाओ, ये घर तुम्हारा भी है। नहीं काशिफ, ये घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम लोगों का है। मेरा घर लाहौर में है, मैं वहीं रहूँगी अब। रिजा ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए कहा। अजीम साहब का ड्राइवर इसके साथ जा रहा था उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तुम मेरे हवाले से इस घर में रुक जाओ रिजा, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, काशिफ ने बहुत मध्यम आवाज़ में कहा। तो इसने हैरत से इसे देखा। वो इसका हम उम्र था और इतना अरसा खामोश रहा, और जब वो जा रही थी इन सब के बेरुखी और बेहिसी से छिली हुई होकर
वो साहिबा बनने की नवीं सुना रहा था। मगर अब तो इस फैसला करना था। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ, फिर हमेदा चच्ची का भी इसे पता था कि वो कभी इसे अपना बहू नहीं बनाएंगी। वो इसकी शदीद नफरत करती थी। वो दो नफरतों और बदगुमानियों के बीच अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। सो मुस्कुराकर बोली, नहीं काशिफ, अब बहुत देर हो चुकी है और मैं अपनी मंजिल का तयन कर चुकी हूँ। हाँ, अगर हो सके तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। रिचा आपी वो गाड़ी में बैठने लगी तो हुमैरा दौड़कर इससे लिपट गई और ज़रा कतार रोने लगी। हुमैरा, मेरी बहन, रो नहीं, मेरे लिए दुआ करो। रिचा आपी वो गाड़ी में बैठने लगी तो हुमैरा दौड़ कर लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। मैं आपको बहुत मिस करूँगी रिचा आपी, वो रोते हुए बोली। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तुम मुझे फ़ोन कर लेना, ईमेल करना और चैटिंग भी करेंगे हम दोनों। चलो अब चुप हो जाओ। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने ही है तुमने, और देखो इसमें इसे खुद से अलग करके इसे इशारों को थाम कर इसके चेहरे को देखते हुए समझाया, मेरे जाने के बाद रोना नहीं तुमने और न ही कमज़ोर पड़ना है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें दूसरों की तरफ ना देखना पड़े। कमज़ोर पड़ोगी तो गिर जाओगी और यहाँ गिरने वाले का कोई नहीं उठाता। सब मजबूत से, ताकतवर से, साबिर से। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत नहीं हारना। इस एक सांचे, एक हादसे और एक वाक़े पर अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया करने नहीं देना। भूल जाओ जो हुआ, आगे की तैयारी करो। बी ब्रेव। मैं नहीं रोऊंगी, अब जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगी। हुमैरा ने अपने आंसू साफ करते हुए पुरज़म लहजे में कहा तो वो खुशी से मुस्कुरा दी। शाबाश, ये हुई ना बात। और काशिफ, तुम भी हुमैरा का ख्याल रखना। इसने काशिफ की तरफ देखा तो कहा तो मायने खेज लहजे में बोला, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। इसने संजीदगी से जवाब दिया और सबको खुदाफिज कहकर गाड़ी में बैठ गई। शाम के ढलते साये में इसकी गाड़ी अजीमवाला की हदूद अबूर कर गई। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी और इस शहर सितम गिर के मंजूर धुंधला रही थी। ये शाम शाम में फराक है इस शहर में कि वापसी का अब कोई ख्याल नहीं। रात गए वो सिलसिले लॉन्च पहुंची और चौकीदार इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इसने इन दोनों को अपने साथ लाए हुए इनके तहफ़ दिए तो इन्होंने खुश होकर इसे दुआएं दी। खाना खाकर इसने नमाज अदा की और फिर सुकून से सो गई। सुबह इसे अपने काम का आगाज़ करना था। सुबह का आगाज़ इसने फजर की नमाज, मनाजात और तिलावत कुरान पाक से किया। अपने नेक मकसद की कामयाबी की दुआ मांगी और पहले दिन ने रिजा होम का जायज़ा लिया और वो 21 अफराद जो इसने अपने इस उम्मीद घर के लिए मुंतखब किए थे इन्हें वहाँ ले आए, जिनमें 5 औरतें थीं जिनकी उम्र 35 से 45 बरस के दरमियान थी। 5 घरेलू अमूर में बाहर थीं, बेसहारा भी थीं। बच्चों में 7 लड़कियां और 6 लड़के थे जिनकी उम्रें 5 साल 11 साल के दरमियान थीं। 40-45 उम्र के माली और चौकीदार थे और ये सब लोग अपने इस नए घर में आकर बहुत खुश थे। रिजा ने अपनी फैक्ट्री से इन सब के लिए 8-8, 10-10 जोड़े कपड़े मंगवाए थे। इनकी ज़रूरियात की तमाम अशिया रिकॉर्ड बना लिया। वो सब अशिया रात तक इन्हें मुहैया कर दी गई। पहले दिन खाना रिजा की तरफ से आया था। इसने भी इन सब के साथ मिलकर खाना खाया। सब अपने इस खूबसूरत और आलीशान घर में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बच्चों को तफरीह के लिए टीवी, गेम्स वगैरह भी दिला दिए थे। रिजा ने 5 ख़वातीन को समझा दिया था कि इस घर को अपना घर समझें और इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर इनकी देखभाल और तरबियत करें। वो सब इसके लिए दिल से दुआ गो थीं। वो सब हैरान से भी थे और कम उम्र लड़की भी थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली थी। और जब रिजा ने इन्हें बताया कि इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है तो सबके दिल इसके दुख में शरीक हो गए। ये दुख सबका मुश्तरक था। वो सब रिजा भी मोहब्बत और शफ़क़त बरतने, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का मसला था और इसे इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात दरकार थी। वो अकेले ही काम नहीं कर सकती। वो रिजा होम के माहाना अखराजात का रिकॉर्ड भी नहीं अकेली रख सकती थी। औरतें में से सकीना बीबी ने एफ़ए कर रखा था। इसने ये काम इसके सुपुर्द कर दिया। फिर भी एक असिस्टेंट के बहरहाल ज़रूरत थी। 10 दिन हो गए थे इसे यहाँ आए हुए। बहुत से काम इसकी समझ से बाहर थे। वो आज फैक्ट्री आई तो सभी इसे देखकर हैरान रह गए। इसने फैक्ट्री वर्कर्स की मुलाकात की, इनके मसाइल सुने, काम की रफ्तार और क्वालिटी का जायज़ा लिया। मैनेजर तफील बख्श से दीगर तफसीलात हासिल की और ऑडिट फाइनल मंगवा कर देखी तो इसमें
इसे कई घपले नज़र आए, मगर इसकी जाहिर न किए बिना फाइल एक तरफ रख दी और मैनेजर के जाते ही फाइल रिपोर्ट्स कंप्यूटर पर स्कैन करके निकाल ली और मैनेजर को बुलाया। जी मैडम, मैनेजर साहब, आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो रिकॉर्ड देखकर सीख सके, लिखे पढ़ने का काम सीख सके? रिजा ने उधेड़ उमर तफील बख्श को देखते हुए पूछा। मैडम, अकाउंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बंदा मौजूद है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है जी? वो घबराकर बोला तो वो इसकी घबराहट का पस मंज़र देखते हुए बोली, अरे नहीं मैनेजर साहब, ये रिपोर्ट तो मैंने सरसरी सी देखी थी। तो आप बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं, यकीनन ये आप बेहतर जानते होंगे। मुझे तो अपने रिजा होम के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। मैडम, नौकरी के लिए तो यहाँ लोग आते ही रहते हैं, पर वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए। ठीक है, आप जाएं। मैडम, ये फ़ाइल ले जाओ। मैनेजर की नज़रें और हाथ फाइल की जानिब थी। हाँ हाँ, ले जाइए, मुझे तो इससे समझ नहीं है, आप ही संभाल लें ये काम। शुक्रिया जी। मैनेजर ने खुश होकर फाइल उठाकर बगल में दबाई और मुस्कुराकर ऑफिस से बाहर निकल गए। मालिक सर पे ना हो तो मुलाजिम काम चोरी से ही नहीं, बेईमानी भी करने लगते हैं। इन सब की भी झांटी ही करनी होगी। इतने अरसे तो ये लोग फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके होंगे। जाहिर है ताया अब्बू भी कभी कभी कभार ही आते हैं। ये सब तो खुद फैक्ट्री के सिया सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं। अब तक मेरे पापा की मेहनत से लगाई गई फैक्ट्री मुफ्तखोरों के हाथों में मज़ीद नहीं रहेगी। रिजा ने स्कैन किए हुए पेपर्स देखते हुए सोचा और पेपर्स अपने हैंडबैग में रखकर ऑफिस से बाहर निकल आई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।